हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नीट नेविगेटर कोर्स। लेक्चर 9 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर 8 तक हमने लास्ट टाइम फिनिश कर लिया था। मेनली वेलोसिटी सिलेक्टर, लॉरेंट्ज फोर्स, इन दो सेक्शंस पे अपनी पिछली बार बात हुई थी। उससे प्रीवियस दो लेक्चर्स में अपन देखें तो हमने फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, क्यू वी बी साइन थीटा के केस 1 2 3, वो सारा एनालिसिस कंप्लीट किया था। एंड जैसा मैं हर लेक्चर में आपको समझाता हूं, मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर को पढ़ने का, रिटेन करने का, उसको स्ट्रेंथन करने का बेस्ट तरीका है कि आप हर बार जब भी कोई नया लेक्चर देख रहे हो ना, जैसे लेक्चर 9 आज आप देख रहे हो, तो मेक श्योर कि लेक्चर 1 से 8 तक का थियोरी एक बार आप पूरा गो थ्रू कर लें और फिर आप लेक्चर 9 के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आज फिर अल्टीमेटली सीखें, है ना। तो पहले 1 से 8 तक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं एक बार उनको फटाफट से रिवाइज कर लो और फिर ये 9th वाला जो लेक्चर है उसको देखना शुरू करोगे। राइट, सो गाइज आज का जो अपना टॉपिक है दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। मतलब जब एक करंट कैरिंग वायर को, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑल्सो एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। और उसी चीज को, उसी पॉइंट को हम अपने लेक्चर में, आज के लेक्चर में एनालाइज करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं आगे गाइस। देखिए, तो मेनली मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू इस सिचुएशन को बताता हूं। जैसे आप इस सिचुएशन को देखो, ये डायग्राम को देखो। तो अब अगर मान लो ऐसा कुछ सिचुएशन है कि अपन ने इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है, राइट। ये आप देख सकते हो कि ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में बनी है और ये अपन एक करंट कैरिंग वायर कंसिडर कर रहे हैं। एक वायर ये कंसिडर किया हुआ है, कंडक्टर कंसिडर किया है। तो सिचुएशन 1 जब आप एनालाइज करोगे तो फर्स्ट वाले डायग्राम में तो क्या है कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है ना। इस केस में तो द करंट इज जीरो, और करंट अगर जीरो है तो ऑफ कोर्स इस पूरे सेगमेंट पर कोई फोर्स एग्जर्ट होता हुआ नहीं देखा गया, उसके अंदर कोई डिफ्लेक्शन, कोई बेंडिंग नोटिस नहीं हुई। बट जैसी इस तार में, इस वायर में करंट फ्लो कराया, आप देखो ये करंट का डायरेक्शन यहां नीचे से ऊपर की तरफ रखा, तो उस केस में ये मैग्नेटिक फील्ड वाले पोर्शन में जो ये पोर्शन था ना, ये सेगमेंट था ना, इस पर एक फोर्स एग्जिबिट हुआ और इस फोर्स के कारण ये वायर जो है वो थोड़ा सा यहां से डाइवर्ट हो गया, थोड़ा बेंड हो गया। अच्छा, वही जब इस एक्सपेरिमेंट में करंट का डायरेक्शन चेंज किया, करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट किया, तो फिर नोटिस किया कि वायर जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में गया। दैट मींस ऑफ कोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगी होगी। तो ऐसे हर सिनेरियो से रिलेटेड कुछ कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं, कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, और वहीं से फिर अपनी थियोरी, अपने डेरिवेशंस, अपने रिजल्ट्स वो सब बनते चले जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस करंट कैरिंग वायर पे कुछ फोर्स लगता है, और वो जैसे मैंने कहा ये पूरा टॉपिक हमारा उसी एनालिसिस के बारे में। अब करंट कैरिंग वायर पर फोर्स क्यों लगना चाहिए, उस पॉइंट को आप एनालाइज करो। कि ये मान लो आपने एक लंबा सा सेक्शन कंसिडर किया, एक वायर कंसिडर किया, और इस वायर में लेट्स से आई करंट अभी चल रहा है, ये आई करंट अगर इसमें चल रहा है, और ना इस कंप्लीट वायर का आप कोई डीएल लेंथ का एक एलिमेंट कंसिडर कर लीजिए। इस एलिमेंट की अपन बात कर रहे हैं, ये करंट की डायरेक्शन में ही डीएल वेक्टर अपन लेते हैं, तो ये डीएल एलिमेंट की बात कर रहे हैं। अब आप देखिए यार, इस डीएल एलिमेंट में ऐसे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, सिंस यार इसमें करंट मूविंग है, करंट मूविंग है दैट मींस इसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। तो जब अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस स्मॉल एलिमेंट में से मूव कर रहे होंगे विद देयर ड्रिफ्ट वेलोसिटीज, टर्म याद होगा आपको कि जब वायर में करंट चल रहा है दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो अपनी ड्रिफ्ट स्पीड से हो रहा है, तार में हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इस वायर में मूव कर रहे हैं। अब यार सिंस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड हमने मान लो इस इलाके में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, तो ये चार्ज कैरियर्स इस तार में चल रहे हैं, करंट चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। अब वी नो दैट किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज कैरियर्स को चलाया जाता है तो वो चार्ज कैरियर्स फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। अब इतने सारे चार्ज कैरियर्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें चल रहे हैं, वो सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगी गिवन बाय दैट क्यू वी बी साइन थीटा। और जब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगेगा तो अल्टीमेटली दैट फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड ऑन दैट वायर ओनली। समझे, है ना। ये कंप्लीट सेक्शन में जब इतने सारे चार्ज कैरियर्स हैं, तो चार्ज कैरियर्स जब मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो चार्ज कैरियर्स पे तो फोर्स लगेगा, और अल्टीमेटली वो चार्ज कैरियर्स हैं किसके, उस वायर के ही हैं। तो द फोर्स विल अल्टीमेटली बी एक्सपीरियंस्ड बाय द वायर्स। तो इस केस में आप ऐसे देख सकते हो, देखो कि जब ये करंट ऊपर की तरफ जा रहा है
करंट अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ जा रहे होंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट वेलोसिटी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। अब इसमें V क्रॉस B देखना गाइस, तो V क्रॉस B में V नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है। V क्रॉस B कर रहा हूं तो ऐसा राइटवर्ड्स आ रहा है, ठीक है। आप देखो ये V क्रॉस B वेलोसिटी नीचे इलेक्ट्रॉन्स की, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, V क्रॉस B राइटवर्ड्स आ रहा है। बट सिंस इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, नेगेटिव चार्ज की बात हो रही है, तो फोर्स जो आएगा वो V क्रॉस B के ऑपोजिट आएगा, तो फोर्स उस तरफ आना चाहिए था एंड वायर इस कारण से ही उस तरफ डिफ्लेक्ट हुआ, है ना। तो इसी चीज का बस एनालिसिस है कि एक वायर के अंदर जब करंट चल रहा होता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चल रहे होते हैं, और वो वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है दैट मींस द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन एन एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स अगर एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड में चल रहे हैं तो ऑफ कोर्स उनको फोर्स लगेगा और वो फोर्स अल्टीमेटली वायर एक्सपीरियंस करेगा। तो उस सेगमेंट को, उस सिचुएशन को जब एनालाइज किया जाता है, डेरिवेशन में पूरा नहीं बता रहा हूं, सीधा रिजल्ट आपके सामने रखूंगा कि इस डीएल एलिमेंट में से जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है तो जो फोर्स इसके ऊपर लगने वाला है दैट फोर्स on the small dl element ठीक है, that force df it is given by I into dl cross b, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंट में से जब चार्ज कैरियर्स चल के जा रहे हैं तो सारे चार्ज कैरियर्स पे फोर्स लग रहा है, और वो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा अप्लाई करके ही हम यहां तक पहुंच पाते हैं। तो डायरेक्टली अभी रिजल्ट देख रहे हैं, उसका डेरिवेशन अपन को रिक्वायर्ड नहीं है। तो डी एफ जो है दैट इज गिवन बाय आई इंटू डीएल क्रॉस बी। डीएल तो हो गया आपका ये करंट कैरिंग एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट। वी नो दैट डीएल एलिमेंट लेंथ वेक्टर हमेशा करंट के डायरेक्शन में लिया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड अपने को गिवन होगी। और ऐसे सारे फोर्स वेक्टर्स अगर अपन ऐड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो पूरे वायर पे फोर्स निकाला जा सकता है। तो अपना जनरल फॉर्मूला जो है दिस इज आई इंटू डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस रिजल्ट को अपन आगे के लिए ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एक करंट कैरिंग वायर को ऑफ वॉट एवर बी द शेप, कोई भी शेप होगा, एक करंट कैरिंग वायर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो जो फोर्स उस वायर पे लगेगा दैट इज गिवन बाय आई इंटू डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, इज आई इंटू डीएल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। अब ये डीएल मैंने आपको बता दिया करंट की दिशा में लेना है। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता चलेगी? तो स्ट्रेट अवे अगेन दोस्तों, अगेन ये राइट हैंड थंब रूल से मैनेज हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ही तो है ना। तो डीएल का डायरेक्शन दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो सीधा डीएल क्रॉस बी करो, तो ये डीएल ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो डीएल क्रॉस बी के हिसाब से फोर्स जो आएगा वो वायर पे लेफ्ट में आएगा, राइट। सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय द राइट हैंड थंब रूल। देखो इसमें करंट तो हमेशा एक पॉजिटिव स्केलर होता है ना, करंट तो आपका एक पॉजिटिव स्केलर है, तो इसमें आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना कि ये डीएल क्रॉस बी की तरफ आएगा फोर्स या डीएल क्रॉस बी के ऑपोजिट आएगा, कुछ नहीं। ये फोर्स हमेशा डीएल क्रॉस बी की तरफ आने वाला है। आप डीएल क्रॉस बी का डायरेक्शन निकाल के रख लो, वही आपकी फोर्स का डायरेक्शन है। जैसे इस वाले वायर में चेक करना, इसमें करंट अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो आप जो डीएल एलिमेंट लोगे, जो वायर पे एलिमेंट लोगे, वो इसी के अलोंग लोगे करंट के डायरेक्शन में। तो ये डीएल नीचे की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स है। सो गाइज ये डीएल क्रॉस बी राइटवर्ड्स आ रहा है एंड दैट्स व्हाई इस वायर पे राइटवर्ड फोर्स लगा, वो उस तरफ बेंड हो गया, है ना। सो द फॉर्मूला इज आई इंटू डीएल क्रॉस बी, एंड डायरेक्शन के लिए राइट हैंड थंब रूल लगाकर अपन फाइंड आउट करेंगे। सो the direction of force is judged by the right hand thumb rule. All right, फाइन। तो अब इस सिचुएशन को हम तीन अलग अलग केसेस में बांट रहे हैं। जो पूरा सिचुएशन वायर का अपन ने लिया है ना, इसको मैं तीन अलग अलग सिचुएशन में बांट रहा हूं। उसमें केस वन जो है दैट केस वन, that if we are considering a situation of a straight wire, ठीक है, अगर एक स्ट्रेट वायर पूरा मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उस पर किस तरह का फोर्स लगेगा वो अपन को देखना है। केस टू जो अपन एनालाइज करेंगे दैट केस टू विल बी अबाउट अ कर्व्ड वायर या एक आर्बिट्ररी शेप वायर अगर अपन लेते हैं,
ठीक है। एंड केस 3 जो अपन एनालाइज करेंगे इसमें, दैट केस 3 विल बी अ क्लोज्ड लूप। अगर उस तार से अगर एक पूरा लूप बना दिया, तो एक क्लोज्ड लूप बनाया तो उस पर फोर्स कितना लगेगा उसका एनालिसिस करेंगे, राइट। तो ये पूरा सेक्शन जो है इन 3 केसेस के बारे में है कि एक स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा, करंट कैरिंग वायर को फील्ड में रखा तो कितना फोर्स है, एक रैंडम शेप के ऐसे आर्बिट्ररी शेप के वायर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितना फोर्स है, और ऐसा अगर एक क्लोज्ड लूप कंसिडर कर लिया, करंट कैरिंग लूप कंसिडर कर लिया तो उस पर कितना फोर्स होगा, दैट इज गोइंग टू बी द एनालिसिस, राइट। तो स्ट्रेट अवे केस 1 से शुरुआत करते हैं। देखो आराम से तसल्ली से सिचुएशन को समझो। अगेन एक बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन, एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक आप पढ़ रहे हो। सो दिस इज नाउ अबाउट अ स्ट्रेट वायर। राइट, तो गाइज देखिए, जब एक स्ट्रेट वायर कंसिडर किया जा रहा है, मैं एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगा देता हूं इस इलाके में। एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगा दिया, और इस इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक करंट कैरिंग वायर, जो कि एक स्ट्रेट वायर है, एक करंट कैरिंग वायर इसमें प्लेस कर रहा हूं। दिस इज द करंट कैरिंग वायर जो मैंने इसमें प्लेस किया, ठीक है। अब जैसा मैंने अभी आपको बोला, इसमें करंट का डायरेक्शन मान लो मैं मार्क कर लूं, तो ये करंट का डायरेक्शन मैंने ले लिया, दिस इज आई, एंड द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर इज एल, है ना। पूरे वायर का लेंथ अगर मैं एल ले रहा हूं, और अभी मैंने आपको बताया था कि जो स्टार्टिंग फॉर्मूला है अपना, जो जनरल फॉर्मूला है अपना फोर्स निकालने के लिए, दैट इज बेसिकली आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, है ना। एक जनरल आइडिया मैं आपको दे भी दूंगा कि ये कैसे आया है। वैसे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, नीट लेवल पे रिक्वायर्ड नहीं है अपन को इसका डेरिवेशन, बट मैं स्टिल आपको एक बार थोड़ा अपना क्यूरियोसिटी रहता है कि भाई ये कहां से आ गया अचानक से फॉर्मूला, तो किस तरह से आया है वो मैं आपको हल्का सा ब्रीफ करूंगा आगे चल के बीच में कि रिजल्ट कैसे बनाया है ओवरऑल। बट पहले तो ये फॉर्मूला याद कर लो अभी पहले तो आई इंटू डी एल क्रॉस बी है, तो मैं उसी से शुरुआत करता हूं कि यार यहां मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये होगा आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसमें जो अपन इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली आप देखो दिस आई इज अ कांस्टेंट, ये करंट जो है वो कांस्टेंट करंट चल रहा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो लगा रखा है वो भी आपका यूनिफॉर्म ही है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। तो जनरल फॉर्मूला तो ये है, और एक्चुअली यही वाला फॉर्मूला हम तीनों केस में लगाएंगे। ये जनरल रिजल्ट है और वो हर केस के लिए एप्लीकेबल है, बस उस केस के हिसाब से ये फॉर्मूला अपना शेप, अपना कंक्लूजन, अपना रिजल्ट बदल लेगा बस। तो मेनली आई इंटू डी एल क्रॉस बी से शुरुआत की गाइज। देखिएगा इसमें करंट जो है वो कांस्टेंट चल रहा है, तो आई इंटीग्रेशन के बाहर गया, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म लगा रखा है तो बी भी इंटीग्रेशन के बाहर गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास बचा दिस इज आई इंटू डी एल का इंटीग्रेशन क्रॉस बी, ठीक है। ये सिचुएशन बना। अब इसमें डीएल एलिमेंट क्या है ना, दिस डीएल एलिमेंट इज रिप्रेजेंटिंग अ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑन दिस वायर। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं। ये डीएल जो है वो इस वायर पे लिया हुआ एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट है। अब अगर इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट का अगर मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जैसे ये वाला जो एक्सप्रेशन है, दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ सच डीएल एलिमेंट, तो ये डीएल 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 एलिमेंट्स अगर अपन ऐड करेंगे तो वो एल हो जाएगा, कंप्लीट लेंथ ऑफ दैट सिचुएशन, तो ये एल वेक्टर बन जाएगा। तो ये आई इंटू, आप समझे, इसमें बी को मैंने इंटीग्रेशन के बाहर निकाला बिकॉज बी कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म फील्ड लगा रखी है, करंट वैसे भी गिवन है, फिक्स्ड वैल्यू है, तो वो दोनों इंटीग्रेशन के बाहर गए। और डीएल मतलब ये स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स को अगर ऐड करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो एल वेक्टर बनेगा। सो दैट फॉर्मूला इट बिकम्स आई इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर स्ट्रेट वायर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, तो स्ट्रेट वायर के केस में द फोर्स ऑन दैट वायर इज गिवन बाय आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है। अब ये आई इंटू एल क्रॉस बी को आप देखो मैग्नीट्यूड फॉर्म में अगर लिखे तो क्या बन जाएगा, आई तो स्केलर है, एल क्रॉस बी हो जाएगा आपका एल बी साइन थीटा, है ना, वो एल बी साइन थीटा रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा आपका बी आई एल साइन थीटा, राइट। ये आपका सबसे फ्रीक्वेंटली यूज्ड रिजल्ट रहेगा, that the force acting on a current carrying wire placed in a magnetic field, it's BIL sin theta. And guys, ध्यान रहे, this theta is the angle between L and B. Length vector और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल आपका थीटा। लेंथ वेक्टर किस तरफ लेना है, तो इट्स ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि लेंथ वेक्टर हमेशा करंट के डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन length vector
एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये सिचुएशन है, ठीक है। तो ये आपका केस 1 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया गाइस। इसमें डायरेक्शन कैसे पता करनी होगी वो मैं पहले ही बात कर चुका हूं, है ना। फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हो गया BIL sin थीटा, बट डायरेक्शन के लिए द फोर्स इज F vector will be in the direction of L cross B, है ना। जो भी आपका L क्रॉस B का डायरेक्शन है, ऑफ कोर्स आप देखो तो राइट हैंड थंब रूल से अपन L क्रॉस B निकाल सकते हैं। तो इस केस में लेंथ किस तरफ आएगा, तो लेंथ आएगा करंट के डायरेक्शन में, L वेक्टर आ गया, B अंदर की तरफ है, और L क्रॉस B मतलब वही राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये L क्रॉस B जब देख रहे हो तो L क्रॉस B से फोर्स जो आ रहा है वो लेफ्ट वर्ड्स आ रहा है, दैट्स इट, फिनिश, है ना। सीधा आपने L क्रॉस B चेक किया और वो लेफ्ट वर्ड फोर्स आ रहा है। तो जिस तरफ भी आपका L क्रॉस B पॉइंट कर रहा होगा वही डायरेक्शन आपका फोर्स का बन जाएगा, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। तो ये तो आपका केस 1 हुआ कि अगर एक स्ट्रेट वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो, वो मैग्नीट्यूड हो गया, वो वेक्टर फॉर्म हो गया और ये डायरेक्शन निकाल ली, राइट। अब केस 2 देखो, अगर मैंने कोई आर्बिट्ररी शेप कर्व्ड वायर रखा है, राइट, कोई आर्बिट्ररी शेप्ड वायर है, एंड इफ इट इज नॉट अ स्ट्रेट सेगमेंट, राइट, तो ये मैंने इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। पहले तो इस पूरे इलाके में एक इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अज्यूम कर लो, और इस मैग्नेटिक फील्ड के केस में मान लीजिए इस मैग्नेटिक फील्ड में मैं एक कर्व्ड वायर, एक रैंडम शेप का वायर इस तरह से प्लेस कर रहा हूं। सो दिस इज द वायर वी आर टॉकिंग अबाउट, ये वायर रखा, ठीक है। अब इस तरह का रैंडम शेप है एंड लेट्स से द करंट इज आई, ये आई करंट इसमें चल रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, और इस पर अब मुझे फोर्स कैलकुलेशन करनी है। तो गाइस ध्यान से मेरी बात सुना, देखो तरीका वापस से वही है, आपका जो एक्चुअल फॉर्मूला है F इक्वल्स टू आई इंटू DL क्रॉस B का इंटीग्रेशन, शुरुआत तो उसी से होगी, मैंने आपको यही बोला जनरल फॉर्मूला आपका यही है, आई इंटू DL क्रॉस B का इंटीग्रेशन, शुरुआत आप इसी से करेंगे। अब इसमें भी गाइज B जो है वो यूनिफॉर्म है, मैंने अभी बोला था मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट लगा रखी है, यूनिफॉर्म है, तो B इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। देन I जो है करंट जो वायर में चल रहा है वो भी कांस्टेंट है, तो I भी इंटीग्रेशन के बाहर जाएगा। सो वी हैव I, देन DL वेक्टर का इंटीग्रेशन क्रॉस B जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर गया, और ये बचा इफेक्टिवली, ठीक है। अब इस चीज को केयरफुली नोट करना, देखो यार ये जो लिखा हुआ है ना, दिस इज DL वेक्टर का इंटीग्रेशन, ठीक है। ये DL वेक्टर का इंटीग्रेशन है, मतलब ये जो मैंने सेगमेंट बनाया है, ये जो आपको रैंडम शेप का तार दिख रहा है ना, इसमें DL वेक्टर कहां है, देखो ये आपका DL वेक्टर एक ये रहा, नेक्स्ट DL वेक्टर देखे तो ये DL वेक्टर आ गया, नेक्स्ट DL एलिमेंट यहां पर है, ये ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स आप वायर पे लेते जाओ तो ऐसे सब DL एलिमेंट्स ये बनते जाएंगे, और इन सारे DL वेक्टर्स का अगर मुझे समेशन करना है, सारे DL वेक्टर्स का समेशन करना है, ये कोई DL स्केलर का समेशन नहीं है। अगर ये DL स्केलर का समेशन होता ना, तब तुम क्या करते कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, पूरा ऐसा वायर का लंबाई जोड़ लेते कि मान लो DL एलिमेंट है 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 1 तो ये आपका 5 7 10 15 20 कुछ ना कुछ लेंथ आ जाती। यहां वो नहीं करना है, ये DL स्केलर का इंटीग्रेशन नहीं लिखा हुआ है, लेंथ को नॉर्मली डिजिट्स की तरह ऐड नहीं करना है, ये लेंथ का वेक्टर एडिशन है। तो यार अब अगर इस तरह के बहुत सारे DL एलिमेंट्स हेड टू टेल जुड़ गए हैं तो उनका वेक्टर समेशन क्या होता था, उनका वेक्टर समेशन होता था पॉलीगन लॉ से। रिकॉल करो कि पॉलीगन लॉ में जब n नंबर ऑफ वेक्टर्स हेड टू टेल ज्वाइन कर दिए जाते थे, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द लास्ट वेक्टर, ये वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ लास्ट। अब ये जो फाइनल वेक्टर आपका बन रहा है ना, जो पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड तक जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट, ये आपका L इफेक्टिव कहलाएगा। तो ये DL वेक्टर का इंटीग्रेशन जो है ना, वो पॉलीगन लॉ से अपने को करना है। गाइज अगर मैं आपको बोलता कि ये एक डिस्टेंस ये है, फिर ये यहां से चले, फिर यहां चले, फिर यहां आए,
अब अगर मैं आपको बोलता कि सारे स्मॉल स्मॉल डिस्टेंसेस ऐड करने नॉर्मली, तो आप ये 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 7 मीटर ऐसे नॉर्मल नंबर्स की तरह ऐड करते, बट जैसे मैं बोलता कि इनका वेक्टर समेशन करना है, तो आप पॉलीगन लॉ अप्लाई करते कि ये 4 वेक्टर्स हेड टू टेल ज्वाइंट है एंड द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर के टेल से शुरू होके आखिरी वेक्टर के हेड तक जा रहा है, पहले वेक्टर के टेल से शुरू होके आखिरी वेक्टर के हेड तक जा रहा है, दैट इज द वेक्टर समेशन, ये उसका वेक्टर रिजल्टेंट है। ठीक है, तो अब ये डीएल वेक्टर का इंटीग्रेशन तो ये बन गया एल इफेक्टिव, सो हेंस द फॉर्मूला इट बिकम्स आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी। ठीक है, अब जो फोर्स का आपका वैल्यू आया, दैट फोर्स इज आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी। जो स्ट्रेट वायर के केस में आई इंटू एल क्रॉस बी आया था, वो कर्व्ड वायर के केस में, आर्बिट्ररी शेप के केस में आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी आया है। डेफिनेटली आप ये पूछ सकते हैं कि आपने पिछले केस में तो नहीं बोला था ये पॉलीगन लॉ लगाने को। सो गाइज, यहां मैंने पॉलीगन लॉ के लिए क्यों नहीं बोला, कारण कि ये जो डीएल एलिमेंट्स बनेंगे ना सारे, वो सारे डीएल एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में है। तो यार जब सारे फोर्सेस वेक्टर्स सारे फोर्सेस अगर एक ही डायरेक्शन में है, तब तो रिजल्टेंट निकालने के लिए उनको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं ना, कि 5 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन सब एक डायरेक्शन में, तो ऐड कर लिया। तो यहां सारे डीएल एलिमेंट्स एक ही डायरेक्शन में थे, तो उनको फिर डायरेक्टली ऐड करेंगे तो वो एल ही बन जाएगा। बट इस केस में ये सारे डीएल एलिमेंट्स अलग अलग डायरेक्शंस में हैं। इसको ऐसे विजुअलाइज करो एज इफ कि ये डीएल जो है ना, वो बहुत छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स हैं जो आपका ऑब्जेक्ट कर रहा है, एंड दिस इज योर टोटल डिस्प्लेसमेंट। ये ऐसे डिस्प्लेसमेंट की तरह सोच के देखो। तो डिस्प्लेसमेंट जैसे अपन निकालते हैं ना कि स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, बस उसी तरह की कैलकुलेशन हो रही है। और यहां आप देखो, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है एक तरह से, तो यही डिस्टेंस बन जाएगा, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ऑल्दो इसका डिस्प्लेसमेंट से कुछ कनेक्शन नहीं है, जिसमें एक आपको थॉट प्रोसेस दे रहा हूं कि आप किस तरह से इसको रिलेट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं कि जब भी ऐसा कर्व्ड वायर आ रहा है, जब भी ऐसा आर्बिट्ररी शेप आ रहा है, सबसे पहले उस पूरे वायर को एल इफेक्टिव से रिप्लेस करो, है ना। वो आपके डेरिवेशन में आ गया कि सबसे पहले एल इफेक्टिव से रिप्लेस करो। अब ये एल इफेक्टिव आ गया, एंड देन अप्लाई आई इंटू एल इफेक्टिव क्रॉस बी। यार इसका मैग्नीट्यूड अगर अपन देखें तो कितना बनेगा, ये एल क्रॉस बी इज अगेन एल बी साइन थीटा, तो ये बन जाएगा बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा, है ना। ये आपका बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा बन गया। अच्छा, इस बार थीटा किसके बीच का एंगल होगा, तो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी, एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी। तो अब ये सिचुएशन हैंडल करना इट्स क्वाइट इजियर। करना क्या है, ओवरऑल समरी देखना कि अगर स्ट्रेट वायर गिवन है पिछले केस की तरह, तब तो फॉर्मूला क्या है, सीधा आई इंटू एल क्रॉस बी, या मैग्नीट्यूड क्या है, तो बी आई एल साइन थीटा। तो बी आई एल साइन थीटा से तो मैग्नीट्यूड आ गया और एल क्रॉस बी से डायरेक्शन निकाल लिया। अब जैसी कर्व्ड वायर आया, तो सबसे पहले उस कर्व्ड वायर को एल इफेक्टिव से रिप्लेस करो। लॉजिक मैंने आपको पूरा बता दिया, बट अल्टीमेटली आप रिजल्ट याद करेंगे कि किस तरह से आगे प्रोसीड करना है। तो पहले उस कर्व्ड वायर को एल इफेक्टिव से रिप्लेस करो। एल इफेक्टिव का मतलब क्या है, एक एंड को दूसरे एंड से ज्वाइन कर दो, ये एल इफेक्टिव। उसके बाद जो एक्चुअल कर्व्ड वायर था ना, उसको भूल जाओ, उससे अब कोई मतलब नहीं है। मतलब पूरा वायर पहले एल इफेक्टिव से रिप्लेस हो गया। अब एल इफेक्टिव से रिप्लेस करने के बाद अप्लाई केस वन। भाई एल इफेक्टिव से रिप्लेस करने के बाद तो अब वो स्ट्रेट वायर जैसे ही हो गया ना, तो उसके बाद केस वन अप्लाई कर दो। तो वहां आई एल क्रॉस बी था, यहां आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी है। वहां बी आई एल साइन थीटा था, यहां बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा है। और एल इफेक्टिव का डायरेक्शन क्या लेना है, तो जो करंट का डायरेक्शन था गाइज, यहां करंट अगर ए से बी की तरफ जा रहा था ना, तो एल इफेक्टिव का डायरेक्शन भी वो ए से बी की तरफ ही होगा। एल इफेक्टिव का डायरेक्शन शुड बी कंसिस्टेंट विद द direction of current. Direction of L effective should be consistent with the direction of current.
ठीक है, तो कर्व्ड वायर का सिचुएशन भी आपके सामने आ गया। क्या करना है कि पहले कर्व्ड वायर को एल इफेक्टिव से रिप्लेस करो एंड देन अप्लाई केस वन। एल इफेक्टिव से रिप्लेस किया, देन अप्लाई केस वन। डायरेक्शन कैसे निकलेगी गाइस? अगेन एल इफेक्टिव क्रॉस बी। जो आप स्ट्रेट वायर में कर रहे थे ना, वही काम करना है। राइट हैंड थंब रूल लगाना है, फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी। राइट, तो ये सेकेंड सिचुएशन आपने सीखा। थर्ड केस देखो, सिंपल पॉइंट्स हैं, बिल्कुल आप इजीली सम अप करते हुए चलोगे ना, चीजें तो बहुत क्लियरली रिसीव हो जाएंगी। केस थ्री मैंने बोला था कि अगर कोई क्लोज्ड लूप है, कोई रैंडम शेप का कोई क्लोज्ड लूप है, तो मान लीजिए मैंने वो जो करंट कैरिंग वायर है ना, उस वायर से ऐसा क्लोज्ड लूप बना लिया और इस पूरे इलाके में इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, और इसमें मान लीजिए कुछ आई करंट चल रहा है। अब जैसे मैंने आपको बोला कि इस केस में आप जब फॉर्मूला होगा, तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है शुरुआत से, जो जनरल फॉर्मूला चल रहा है, दैट इज आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन। दिस इज आई इंटू डी एल क्रॉस बी का इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूला है। वापस से इसमें ये होगा कि करंट जो है वो इंटीग्रेशन के बाहर किया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है वो भी अलग किया, और फिर वो डी एल वेक्टर निकालना होगा। सो गाइज, इस केस में सिंस ये स्ट्रेट वायर नहीं है, इस केस में वो एल इफेक्टिव क्या बनेगा? देखना, ये डी एल वेक्टर का इंटीग्रेशन, जिसको हम एल इफेक्टिव बोल रहे थे, इस केस में दैट एल इफेक्टिव शुड बी जीरो। जीरो क्यों हो जाएगा? बिकॉज आप अगर वो डिस्प्लेसमेंट वाले माइंडसेट से सोचो कि अल्टीमेटली एल इफेक्टिव क्या होता है, एल इफेक्टिव होता है डिस्प्लेसमेंट जैसा, कि स्टार्टिंग पॉइंट को एंड पॉइंट से ज्वाइन करो, है ना। तो उसके हिसाब से देखें तो ये क्लोज्ड पाथ बन रही है, तो क्लोज्ड पाथ में वो डिस्प्लेसमेंट वाला माइंडसेट लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। या फिर पॉलीगन लॉ से भी अगर देखोगे कि यहां से स्मॉल स्मॉल डीएल एलिमेंट्स लिए आपने, और वो डीएल एलिमेंट्स जोड़ जोड़ के अल्टीमेटली एक क्लोज पॉलीगन बना रहे हैं, तो ऐसे केस में द एल इफेक्टिव वैल्यू बिकम जीरो। अगेन अपने पॉलीगन लॉ में, वेक्टर्स में आपने पढ़ा है, भूल गए हो तो एक बार पॉलीगन लॉ खोलकर देखो, सेम पॉइंट आपको मिलेगा, दैट एल इफेक्टिव क्लोज्ड पाथ में वेक्टर समेशन जीरो हो गया। अब एल इफेक्टिव जीरो है, दैट मींस द फोर्स इज आल्सो जीरो, ये आपका फोर्स भी जीरो हो गया। ठीक है, सो कंक्लूजन यहां पर केस थ्री का कंक्लूजन क्या है? दैट द नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग क्लोज्ड लूप, ऑफ कोर्स लूप है तो क्लोज्ड ही है ना, द नेट फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, placed in uniform magnetic field is zero। ठीक है, अगर करंट कैरिंग लूप को मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, एंड द रीजन बीइंग कि वो एल इफेक्टिव जीरो हो रहा है, तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, है ना। अलोंग विद दैट गाइज, एक चीज देखना, मैंने तीनों केसेस में, दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने तीनों केसेस में इसी आधार पे कैलकुलेशन किया है कि मैग्नेटिक फील्ड मैंने यूनिफॉर्म लगा रखी थी। आप देखो, इस केस में भी मैंने मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन से बाहर किया था, राइट। सेकंड केस में भी मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस मैग्नेटिक फील्ड, इसको भी इंटीग्रेशन के बाहर किया था, और यहां पर भी मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ही नाम लिया। दैट मींस मेरा केस 1, 2 और 3 का रिजल्ट, वो जो डायरेक्ट रिजल्ट आप देख रहे हो कि तार पे फोर्स निकालनी है, केस 1 लगाऊं, 2 लगाऊं, 3 लगाऊं, ये तीनों केसेस तभी एप्लीकेबल है व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। जैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखेगी, आपको रास्ता बदलना पड़ेगा, आपको तरीका बदलना पड़ेगा। ठीक है, सो दीज केसेस मतलब आपका बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा, और ये सीधा जीरो बोलने वाली बात, ये तीनों बातें केवल तभी एप्लीकेबल है व्हेन द फील्ड इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज दूसरे रास्ते देखने होंगे, वो मैं बता रहा हूं कैसे। दीज केसेस आर directly applicable only when the magnetic field is uniform। ठीक है, ये आप डायरेक्टली केवल तभी अप्लाई करें, आपका बी आई एल साइन थीटा, बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा, जीरो फोर्स बोलना, ये तभी अप्लाई करें व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, अदरवाइज बच के रहना है, अदरवाइज केयरफुली ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। वो मैं अभी आपको एग्जांपल्स में समझा दूंगा,
पहले इस चीज को ऑब्जॉर्व करने की ट्राई करो कि ये केसेस डायरेक्टली तभी अप्लाई करो जब आपको यूनिफॉर्म फील्ड की बात बताई हो, अदरवाइज अलर्ट हो जाओ और दूसरे तरीकों से मैनेज करने की कोशिश करो। वो तरीके अपन अब देखेंगे, ठीक है। तो एक तो ये पूरा कहानी हो गया कि यार वायर पे फोर्स कैसे निकालना है। तो स्ट्रेट वायर BIL sin थीटा, कर्व्ड वायर BIL इफेक्टिव sin थीटा, क्लोज लूप जीरो। डायरेक्शन कैसे देखना है? तो या तो L क्रॉस B से डायरेक्शन निकालो या L इफेक्टिव क्रॉस B। आपका राइट हैंड थंब रूल से फोर्स का डायरेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो ये कुछ बेसिक बातें मैंने आपको बताई। इसका पहले तो थोड़ा सा एनालिसिस देख लेते हैं, कुछ सवालों में इसको अप्लाई करते हुए देखते हैं, फिर और क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो, हाँ जी, अब ये एग्जांपल देखो। इट सेज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर इज फ्लोइंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस थ्रू अ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ गिवन and placed in a region of magnetic field given by 2 I cap plus 4 J cap, then the magnitude and the direction of force experienced by the wire is। magnitude and direction force वायर पे कितना लग रहा है वो निकालना है। Now देखो क्लियरली स्ट्रेट वायर की बात हो रही है और करंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, वायर को स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं। फिर मैग्नेटिक फील्ड देखा तो मैग्नेटिक फील्ड ये है और वी कैन सी दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। आपका मैग्नेटिक फील्ड कोई एक्स वाई जेड या टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, फिक्स्ड वैल्यू है 2 I cap plus 4 J cap। मतलब सीधा फॉर्मूला जो है जो अपन ने अभी सीखे वो एप्लीकेबल है। तो मैंने इमीडिएटली ऑब्जर्व किया कि यार एक तो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो जैसे यूनिफॉर्म फील्ड है इसका मतलब मैं केस 1 2 3 के अंदर अंदर से सोच सकता हूं, वो एप्लीकेबल है। तो यूनिफॉर्म फील्ड इसका मतलब केसेस एप्लीकेबल। ठीक है, अब केसेस एप्लीकेबल में देखें तो कौन सा केस है? तो इसने बोला स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर है, दैट मींस केस 1 लगाना है, तो फोर्स हो जाएगा BIL sin थीटा। अब क्वेश्चन ने डेलिबरेटली यहां पे मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में दिया है, वायर में करंट का डायरेक्शन भी वो XYZ यूज करने की कोशिश की है, तो वो अपने आप एक हिंट जनरेट कर रहा है सवाल कि भाई कैलकुलेशन वेक्टर्स में करो, मैग्नीट्यूड अलग मत करो, वेक्टर में कैलकुलेशन करो। सो गाइस सिंस वो I cap J cap में सवाल है ना, तो आई कैन I into L क्रॉस B, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे पूरा। तो I into L क्रॉस B में ये करंट वैल्यू कितना है? करंट वैल्यू तो दे रखा है 1 एम्पियर, राइट। फिर L क्रॉस B लिखना है। अब L क्रॉस B में लेंथ वेक्टर, लेंथ तो कितना है 0.5 मीटर, और वी नो दैट लेंथ का डायरेक्शन हमेशा लेना होता है करंट के अलोंग। तो करंट हमें बता रखा है कि इट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। करंट अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है तो लेंथ वेक्टर भी प्लस एक्स एक्सिस में ही होगा। तो लेंथ हो गया आपका 0.5 I cap, ये लेंथ वेक्टर आ गया, समझ में आया ना ये? ठीक है, सिंस करंट आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो आपको लेंथ वेक्टर भी उसी तरफ लेना है। L जो होता है वो हमेशा करंट के अलोंग लेंगे, तो लेंथ का वैल्यू ये हो गया, डायरेक्शन ये हो गया। देन B मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 2 I cap plus 4 J cap, ये मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है। अब ये I into L क्रॉस B करना है, तो करो। अब इसमें देखें तो ये I क्रॉस I तो जीरो हो गया, I क्रॉस I तो जीरो हो गया, और फिर I क्रॉस J इज प्लस K, है ना। I क्रॉस J अपना वेक्टर कैलकुलेशन, I क्रॉस J इज प्लस K, तो ये 0.5 into 4 कर रहा हूं तो 2 आ रहा है, और ये 2 K कैप बन रहा है गाइज। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 2 न्यूटन हो गया और डायरेक्शन जो है वो K कैप में आ गया, 2 न्यूटन अलोंग पॉजिटिव Z एक्सिस। दिस इज द करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, बट लर्निंग अपने केस में यहां पर यह है कि जब भी आपको क्वेश्चन डेलिबरेटली वेक्टर के फॉर्मेट में मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, वेक्टर के फॉर्म में आपको वो लेंथ वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, इन दैट केस BIL sin थीटा मैग्नीट्यूड एवेल्युएशन के लिए सॉल्व मत करो, डायरेक्टली I into L क्रॉस B से मैनेज करो, वेक्टर फॉर्म चलने। तो ये वेक्टर फॉर्म अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, एंड वी हैव द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन इसमें आ गया, है ना। तो एक सिचुएशन हुआ, नेक्स्ट एग्जांपल ऑब्जर्व करो, देखो। अब इस केस में इट सेज अ करंट ऑफ 10 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। ओके, लेंथ दे दिया, करंट दे दिया। When it is placed in a uniform magnetic field of 2 Tesla, then a force of 15 Newton is acting, then the angle between field and direction of current। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, आप बस रिलेट कर लो कि कौन सा केस एप्लीकेबल है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो देखो कीवर्ड्स क्या ढूंढने हैं, जैसे ही आपको लगा कि तार पे फोर्स निकालने का सवाल है, जैसे आपने क्वेश्चन में ये बात पकड़ ली कि एक वायर पे फोर्स निकालने का सवाल है, तो सबसे पहले यही ढूंढो कि फील्ड यूनिफॉर्म है या नहीं है। यूनिफॉर्म फील्ड है तो केस 1 2 3 में उतर आओ,
डायरेक्टली फॉर्मुलाज वगैरह लगाओ मजे से। तो ये कह रहा है कि भाई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, प्लेज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस द केसेस आर एप्लीकेबल। ठीक है, एंड सिंस केसेस एप्लीकेबल हैं और केसेस में भी इसने बोला है कि स्ट्रेट वायर है, करंट फ्लोइंग इन अ 10 एम्पियर वायर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, प्रॉपर स्ट्रेट वायर है, तो ऐसे केस में वी कैन डायरेक्टली गो फॉर केस 1। अब यहां केस 1 में आप देखो कि मैं बी आई एल साइन थीटा मैग्नीट्यूड वाला फॉर्मेट अप्लाई करूं या आई इंटू एल क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म अप्लाई करूं, क्या बेटर रहेगा? अब यहां वेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई बात नहीं हो रही है, कोई डायरेक्शन नहीं बताया है, ना डायरेक्शन पूछा है, कोई आई कैप जे कैप का डिस्कशन नहीं है, तो फिर वेक्टर फॉर्म अवॉइड करना चाहिए। वी कैन डायरेक्टली गो फॉर बी आई एल साइन थीटा। ऑल्दो गाइस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग है ना, बट एलिमेंट्री सवालों से ही आप एक बेटर क्वेश्चन करने का फाउंडेशन तैयार कर सकते हैं। तो यहां पे मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया। अच्छा, हमारा वो थीटा किसके बीच में होता है? एल और बी, और एल किसके अलोंग होता है? तो करंट के अलोंग होता है। तो उसने आपसे वही पूछा है कि एंगल बताना है मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट मतलब एल, तो एल और बी के बीच का एंगल चाहिए। ठीक है, तो डेटा रखो, फोर्स 15 दे रखा है, या फिर मान लो इसको ऐसे लिख लेता हूं, दैट साइन थीटा इज गोइंग टू बी एफ अपॉन बी आई एल। अब एफ अपॉन बी आई एल में फोर्स तो हो गया 15 न्यूटन, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया है? मैग्नेटिक फील्ड दे रखा था 2 टेस्ला। ठीक है, करंट वैल्यू इट इज 10 एम्पियर्स, एंड देन द लेंथ इज 1.5। तो ये वैल्यू आप देखें गाइस, तो दिस इज 30, 1/2 आ रहा है ना, तो ये 1/2 आ गया, दैट मींस दिस थीटा इट इज गोइंग टू बी 30 डिग्री। तो सीधा आपका एंगल जो है वो 30 डिग्री रिपोर्ट हो रहा है। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर, राइट। तो सिंपल था, बिल्कुल फॉर्मूला अप्लाई किया है, उसी से मैनेज हुआ है ना। ऐसे एक और सिचुएशन दिखाता हूं, देखो एक सिचुएशन ऐसा देखिए, मान लो आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स लगा रखी है, ये आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, ठीक है, और ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, यहां पे दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव वाई, एक्स वाई प्लेन है। अब इसमें मैंने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है इनवर्ड्स, एंड देन वी आर गिवन कि एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट है, इस तरह का ये सेगमेंट अपन ले रहे हैं। तो एक सेमी सर्कुलर सेगमेंट ले रहा हूं इसके अंदर, इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा एक सेगमेंट अपन ने रखा है। तो ये आर रेडियस का, इस सेमी सर्कुलर सेगमेंट का रेडियस जो है वी आर गिवन दिस इज आर। तो ये आर रेडियस का सेमी सर्कुलर सेगमेंट आपको गिवन है, और इसमें करंट जो है ये आपका लेट्स से पॉइंट ए, यहां पे पॉइंट बी मार्क कर रहा हूं, और करंट यहां ए से बी की तरफ जा रहा है। ये एक कंप्लीट सर्किट का एक छोटा सा सेक्शन रहा होगा जिसको अपन ने मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और फिर उस पर फोर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये नहीं सोचना कि बिना बैटरी के और हवा में तार रख के करंट कैसे चला रहे हो, है ना। ऑब्वियसली यार, ये किसी सर्किट का, किसी कंप्लीट बड़े सर्किट का एक छोटा सा सेक्शन होगा जिसको अपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, जिस इलाके में अपने फील्ड लगा रखी है, और केवल उस सेगमेंट के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस होता हुआ देख रहे हैं। तो मान लीजिए वी हैव अ सेमी सर्कुलर सेगमेंट, आर रेडियस का है, और ये करंट आई इसमें चल रहा है, इनवर्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने लगाई है, और मुझे ना इन्हीं टर्म्स में वी नीड टू फाइंड द फोर्स वेक्टर ऑन द सेमी सर्कुलर वायर। राइट, ये फोर्स की वैल्यू निकालनी है, इसका डायरेक्शन के साथ इसका वैल्यू निकालना है। अब अगेन इमीडिएटली सबसे पहले आपने अपना डेटाबेस छाना कि यार ये फोर्स ऑन वायर का मामला आ गया। अब फोर्स ऑन वायर का मामला है तो सबसे पहले सोचो कि यूनिफॉर्म फील्ड है या नहीं है। तो क्लियरली वी कैन सी दैट कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब केसेस अप्लाई कर सकते हैं, और केसेस में भी कौन सा? तो ये आर्बिट्ररी शेप वाला मैटर है, दैट मींस केस 2 से बनेगा, है ना। तो कैसे बना रहे सवाल इस केस में? तो सबसे पहले मैंने आपको बोला था ऐसे टेढ़े मेढ़े वायर में सबसे पहले आप एल इफेक्टिव निकालो। सो गाइज यहां एल इफेक्टिव मतलब पॉइंट ए को बी से ज्वाइन करो, है ना। एल इफेक्टिव निकालने के लिए उस पूरे सेमी सर्किल को एक सीधी लाइन से रिप्लेस करना है जो उसके एंड्स को ज्वाइन करके मिलेगी। तो इसके एंड्स को ज्वाइन करके, ए से बी को ज्वाइन करके आपको एल इफेक्टिव मिल रहा है डायमीटर के बराबर, है ना। और वो जो एल इफेक्टिव आएगा ना, दैट एल इफेक्टिव विल बी इन दिस डायरेक्शन। मैंने आपको कहा था कि एल इफेक्टिव करंट से कंसिस्टेंट होना चाहिए।
तो करंट यहां ए से बी की तरफ गया है, तो आपका एल इफेक्टिव भी ए से बी की तरफ जाएगा, ये एल इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने बोला कि एक बार एल इफेक्टिव निकाल लिया ना, उसके बाद उसको एक स्ट्रेट वायर ट्रीटमेंट से ही सॉल्व कर दो। तो फॉर्मूला क्या सीखे थे? इट वॉज बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा। ध्यान आ गया? इट इज बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा। तो बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा में मैग्नेटिक फील्ड तो बी है, करंट ये आई, एल इफेक्टिव की जगह 2r, और थीटा, थीटा किसके बीच में है? थीटा इज द एंगल बिटवीन एल इफेक्टिव एंड बी। यहां एल इफेक्टिव जो है वो ये ग्रीन वाला वायर है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ लगा रखी है। तो एल इफेक्टिव और बी के बीच में द एंगल इज 90 डिग्री ऑफ कोर्स, तो ये 90 डिग्री हो गया, और उसके हिसाब से आपका वैल्यू आ गया 2BIR। पर गाइस ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ है ना, ये तो मैग्नीट्यूड निकाला, इसने तो वेक्टर फॉर्म मांगा था और साथ में कोऑर्डिनेट सिस्टम भी दिया था। तो अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ध्यान से इस बात को समझना। डायरेक्शन के लिए मैंने क्या बोला? डायरेक्शन के लिए L क्रॉस B से डायरेक्शन निकालनी है। तो L इफेक्टिव तो हो गया A से B की तरफ, वो L इफेक्टिव है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो राइट, तो L क्रॉस B करो, तो ये L इफेक्टिव क्रॉस B, L इफेक्टिव क्रॉस B कर रहा हूं तो ऊपर की तरफ आ रहा है, ऊपर मतलब ये Y डायरेक्शन में आ रहा है, J कैप में आ रहा है। दिस इज 2BIR इन प्लस J कैप डायरेक्शन, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, है ना। तो जब आपको ऐसा आर्बिट्ररी शेप वायर दिया होगा तो इस तरह से मैनेज करना है कि पहले एल इफेक्टिव से रिप्लेस कर लो, एल इफेक्टिव से रिप्लेस करने के बाद आपके लिए वो एक नॉर्मल स्ट्रेट वायर है, तो स्ट्रेट वायर थ्योरी लगा दो, बी आई एल इफेक्टिव साइन थीटा, थीटा एल इफेक्टिव और बी के बीच का एंगल होगा, और डायरेक्शन एल इफेक्टिव क्रॉस बी से देख लेंगे। बन गया सवाल? ठीक है, देखो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन दिख रहा है, 3D ज्योमेट्री यहां पर थोड़ा इन्वॉल्वमेंट आएगा। इट सेज अ स्ट्रेट वायर लाइज अलोंग अ बॉडी डायगोनल ऑफ एन इमेजिनरी क्यूब, यानी एक इमेजिनरी क्यूब के अलोंग अपने स्ट्रेट वायर रखा है, साइड लेंथ A, एंड इट कैरीज अ करंट I, देन फाइंड द फोर्स ऑन इट ड्यू टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B नॉट J कैप। सबसे मेन बात तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिख दिया इसने। अब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लिखा है तो ऑफ कोर्स अपन इमीडिएटली इसी थॉट प्रोसेस में आ गए कि यार केसेस एप्लीकेबल हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दैट मींस केसेस एप्लीकेबल हैं, और केसेस में भी देखें तो स्ट्रेट वायर, कर्व्ड वायर, क्लोज लूप, कौन सा ये आपका स्ट्रेट वायर का केस आ रहा है वापस से। फिर दूसरी मैंने आपको बात बोली थी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपको इसने वेक्टर फॉर्म में दे दिया। वायर आप देखें तो बॉडी डायगोनल के अलोंग उस कोने से इस कोने के बीच में आपने वायर रख दिया, ये आपने एक्स वाई जेड एक्सिस मार्क कर रखे हैं, और फिर आपको फोर्स कैलकुलेशन करनी है, राइट, ये फोर्स वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो ऐसे केसेस में अगेन आप देखो, जब स्ट्रेट वायर के लिए ट्राई करोगे ना, तो पहला थॉट हो सकता है कि BIL साइन थीटा मन में आए कि सर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट वायर भी है, तो BIL साइन थीटा लगाओ आराम से। दिक्कत क्या आएगी? दिक्कत यह आएगी कि आपको थीटा समझ नहीं आएगा इतना आसानी से। आप ट्राई करो, देखो आपका वायर जो है वो आपके रूम के एक कोने से दूसरे कोने की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड J कैप में, तो वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कई बार अपने को कंफ्यूज कर सकता है कि यार एंगल नहीं समझ में आ रहा। तो ऐसे केस में अगेन एडवाइजेबल है कि आप वेक्टर फॉर्म में जाइए। ठीक है, आपको B पता चल जाएगा, आपको I दिख रहा है, आप लेंथ भी निकाल लोगे, बॉडी डायगोनल मतलब क्या, √3 है, बट वो थीटा अगर कंफ्यूजिंग है, या मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये सिर्फ J कैप की जगह ये भी I कैप में होता, तो ऐसे केस में बेटर चॉइस है कि आप वेक्टर फॉर्म में जाने दो। अब वेक्टर फॉर्म में जाने में आपको एक तकलीफ ये फील होगी कि सर I इंटू एल क्रॉस बी तो लगा लूंगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट वायर कॉम्बो है, तो I इंटू एल क्रॉस बी तो लगा लूंगा, बट एल वेक्टर कैसे लिखूं? तो एल वेक्टर लिखने के लिए तरीका सुनना ध्यान से। ये लेंथ वेक्टर, ये वायर जो है वो इस छोर से लेकर इस छोर तक जा रहा है, उस एंड से उस एंड तक जा रहा है, तो एंड के कोऑर्डिनेट्स तो लिखो जरा। देखो ये जो पॉइंट है ये आपकी वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो वाई एक्सिस के ऊपर है तो एक्स कोऑर्डिनेट तो 0, वाई कोऑर्डिनेट देखो तो ओरिजिन से a डिस्टेंस पे है ना, साइड लेंथ a है, तो वाई कोऑर्डिनेट a और z कोऑर्डिनेट 0, बिकॉज वाई एक्सिस के ऊपर ही है। तो फिर ये देखना, ये वाला जो एंड है ना, ये आपका एक्स जेड प्लेन में है, ये एक्स जेड प्लेन में है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, z कोऑर्डिनेट a हो जाएगा, बट y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। क्यों? बिकॉज ये एक्स जेड प्लेन में है, ये x और z,
तो ये हो गया आपका a कॉमा 0 कॉमा a। ठीक है साहब। अब ऐसे केसेस में ये वेक्टर कैसे लिखते हैं, इस सिरे से चालू होकर उस एंड तक जाने वाला वेक्टर कैसे लिखा जाता है, पोजीशन वेक्टर लिखने का तरीका काइनेमैटिक्स इन 2D से आप सीखते आ रहे हो। इट कैन बी रिटन एज फाइनल माइनस इनिशियल, उस जगह जा रहा है यहां से, तो आपका लेंथ वेक्टर बनेगा। वी नो दैट लेंथ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में ही होती है, करंट का एरो दे रखा है यहां से उस तरफ, तो ये लेंथ वेक्टर आएगा फाइनल माइनस इनिशियल। सो गाइज a माइनस 0 आई कैप, फिर 0 माइनस a j कैप, तो ये माइनस a j कैप हो गया, एंड देन a माइनस 0 k कैप, तो प्लस a k कैप हो गया। ये आपका लेंथ वेक्टर आ गया। और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर तो ऑलरेडी गिवन है। अब यहां से अपन फोर्स का हिसाब लगाएं, तो दिस f वेक्टर इज इक्वल्स टू I इंटू L क्रॉस B। तो L क्रॉस B में दिस इज a I कैप माइनस a j कैप प्लस a k कैप क्रॉस B, B इज B नॉट j कैप। ठीक है ये। अब इसमें अपन कांस्टेंट्स देखें, फैक्टर्स देखें, तो आपका ये I तो ठीक है, बाहर रहने देते हैं। अंदर अपन देखें तो ये I क्रॉस J मल्टीप्लाई करना है, तो ये I क्रॉस J इज प्लस के, I क्रॉस J इज प्लस के, तो ये कितना हो गया B नॉट A K कैप। ठीक है। तो ये I नॉट क्रॉस J तो हैंडल हो गया, फिर J क्रॉस J तो जीरो होता है, हटा दिया उसको। फिर K क्रॉस J क्या है, K क्रॉस J इज माइनस I। वो I J के सर्किल पे लिखने वाला तरीका होता था ना, तो क्लॉकवाइज जाते हैं तो प्लस के साथ लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो माइनस के साथ, तो K क्रॉस J इज माइनस I, तो ये माइनस B नॉट A I कैप। ठीक है। इस I को फर्दर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया आपका, या B नॉट A कॉमन ले लो, वॉट एवर, तो B नॉट A कॉमन लिया, I ऑलरेडी कॉमन है बाहर, एंड दिस इज K कैप माइनस I कैप। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड निकाल के दे देना, इस चीज का क्या है, √2 ही तो आएगा ये फैक्टर। और इन केस अगर डायरेक्शन वगैरह पूछी है तो वेक्टर फॉर्म में पूछा हुआ है, तो ये आपका वेक्टर फॉर्म में आ गया, है ना। तो ये फिर आपका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब आ गया इस केस में। मतलब अगर आप BIL sin थीटा से जाते ना, तो फिर आप मैग्नीट्यूड निकाल पाते, फिर डायरेक्शन में फंस जाते। तो ऐसे केसेस जहां आपको लग रहा है कि यार थोड़ा वेक्टर फॉर्म बेटर होगा, ये 3D सिचुएशंस मिल रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी I कैप J कैप में गिवन है, तो वहां वेक्टर फॉर्म प्रेफर करना ही एडवाइजेबल है। तो यहां I इंटू L क्रॉस B आपने अप्लाई होते हुए देख लिया, L वेक्टर पहले लिखा, B गिवन था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और रिजल्ट तक पहुंचे। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया था, बिकॉज पहले तो यूनिफॉर्म फील्ड देखी, यूनिफॉर्म फील्ड देखी तो पता चला कि केसेस एप्लीकेबल हैं, और केसेस में भी स्ट्रेट वायर था, दैट्स वाई केस 1 लगाया, और केस 1 का भी वेक्टर फॉर्म अप्लाई किया, है ना। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप अपन को अप्रोच करके इसको क्रैक करना होता है। तो ये मैनेज हो गया। और देखो, हाँ साहब, ये एक और सिचुएशन देखिए। अब इस सिचुएशन में कुछ क्वालिटेटिव है ना, वैल्यू नहीं मांग रहा है, केवल डायरेक्शन की बातें कर रहा है। सो इट सेज अ वायर PQ carries a current I is placed perpendicular to a long wire XY carrying a current I। तो ये इसमें स्मॉल I करंट चल रहा है, ये इस डायरेक्शन में है करंट ये, और इसमें कैपिटल I करंट चल रहा है, इसमें ये ऊपर की तरफ करंट है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन वायर PQ विल बी, तो PQ पे ये जो वायर इधर PQ पड़ा है, इस पे फोर्स किस तरफ लगेगा, वो केवल डायरेक्शन बतानी है, वैल्यू नहीं बतानी। वैल्यू का भी मैं एक पॉइंट डिस्कस करूंगा, बट पहले अपन डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। देखो, तो इसमें अगर नोटिस करोगे ना, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आप देखना, ये XY जो है ना, ये इसके घर में, इसके इलाके में एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। किस तरफ बनाएगा ये चेक करो, पाम रूल से चेक करो। ध्यान आ रहा है, पाम रूल साफ तो नहीं हो गया। पाम रूल अपन देखें तो ये करंट के डायरेक्शन में थंब प्लेस किया, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की तरफ फिंगर्स खोले, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनवर्ड्स। सो गाइज, ये जो वायर है ना XY, ये इस वायर के इलाके में इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बना के रखेगा। अब इस इनवर्ड बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड में आपने करंट कैरिंग तार रख दिया। इस करंट कैरिंग वायर पे अगर आप L क्रॉस B फॉर्मूला लगाएं, भाई ये तो मैग्नेटिक फील्ड पता चल गई ना कि इसके इलाके में इनवर्ड फील्ड बनी हुई है, तो इस वायर का रोल तो खत्म हो गया साहब। अब इस वाले वायर में देखें तो DL एलिमेंट्स, ये DL एलिमेंट जो आएगा वो करंट के अलॉन्ग आता है, तो ये इस तरफ DL एलिमेंट आएगा, यहां ऐसा DL एलिमेंट आएगा। तो इस वायर पे फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, तो DL क्रॉस B, L क्रॉस B, तो ये करंट के डायरेक्शन में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स L
क्रॉस बी कर रहा हूं, बनी बनाई मैग्नेटिक फील्ड में ये करंट कैरिंग वायर रखा है, करंट की दिशा में डीएल लेना है, लेंथ लेना है, तो ये एल क्रॉस बी देख रहे हो तो डाउनवर्ड्स आ रहा है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो आना चाहिए दिस इज डाउनवर्ड्स। ये ऑप्शन डी से मैनेज हो गया। तो खैर इसमें केवल डायरेक्शन निकालनी थी तो आराम से सिमट गया, वैल्यू जो निकालनी होती ना तो ये फिर अपना ऑफकोर्स पेन्स टेकिंग है, डेफिनेटली उसमें थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। क्यों? आप देखो गाइज, अगर मुझे इस तार के ऊपर फोर्स निकालना होता कि वैल्यू क्या है, तो यू कैन नॉट अप्लाई BIL sin थीटा डायरेक्टली फॉर दिस वायर। क्यों? सोचो, ये पॉज करके क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगा सकते बिकॉज वो इनफाइनाइट वायर जो मैग्नेटिक फील्ड इस इलाके में बनाएगा वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। एक इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला क्या है? इट्स μ0I/2πr। अब यार वो तो आर पे डिपेंडेंट है ना, तो फिर काहे का यूनिफॉर्म? तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रही है μ0I/2πr। जैसे जैसे इस वायर से दूर जा रहे हैं फील्ड तो बदलती जा रही है। अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो BIL sin थीटा, BIL इफेक्टिव sin थीटा सब फेल है साहब, सब फेल है। फिर आपको इंटीग्रेशन जो आपका एक्चुअल फॉर्मूला था I इंटू DL क्रॉस B का इंटीग्रेशन वैसे जाना पड़ेगा, एलिमेंट ले लेके स्मॉल स्मॉल एलिमेंट का इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना पड़ेगा। मैं कराऊंगा ये सवाल, बट द पॉइंट इज सिंस the magnetic field created by XY is not uniform, hence we cannot apply BIL sin theta directly on PQ। ठीक है, PQ पे फोर्स निकालने के लिए आप डायरेक्टली BIL sin थीटा नहीं लगा सकते हैं इस केस में। बस डायरेक्शन चेक करनी थी, वो तो L क्रॉस B से हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वैल्यू आप BIL sin थीटा से निकाल पाएंगे। तो आप अपने लेवल पे ट्राई करना, इसको एक बार ट्राई करना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही इसको क्लैरिफाई करूंगा कि कैसे इसको मैनेज करना होगा, बट आप एक बार ट्राई करना कि इसका फोर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, पूरे वायर को एक शॉट में सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो स्मॉल स्मॉल एलिमेंट पे कितना कितना फोर्स लग रहा है ना वो कैलकुलेट करना होगा, छोटे छोटे एलिमेंट फोर्स निकालनी है और फिर उन फोर्सेस को इंटीग्रेट करना है। तो उस बेसिस पे आपको ट्राई करना है उस सिचुएशन को। मैं एक एग्जांपल पहले आपको और कराया हूं, देखो। अब इस केस में इट सेज द सेम करंट कैरिंग वायर, 4 वायर्स ये लेने को कह रहा है और सब में सेम करंट है, इज प्लेस्ड इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड B। सब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, चारों केस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इन 4 डिफरेंट ओरिएंटेशंस। तो ये 4 अलग अलग तरह से अपन ने वायर रखा। इस वाले वायर में करंट ऐसे जा रहा है, यहां पे ऐसे, इस वाले में राइटवर्ड्स करंट जा रहा है, इस तरफ एरो है, यहां पे करंट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और इस केस में करंट इज इनटू द पेपर, ये इनवर्ट करंट जा रहा है। तो एक वायर कंसिडर किया, उस वायर में I करंट चल रहा है और उसको एक बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड में 4 अलग अलग ओरिएंटेशंस में रखा, और फिर ये बोल रहा है वी नीड टू रैंक द डिफरेंट ओरिएंटेशंस अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल वगैरह कंपैरिजन करना है मैग्नीट्यूड के भरोसे। नाउ अगेन, सिंस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इक्वली स्पेस्ड पैरेलल लाइंस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेट वायर का मैटर है, तो फोर्स कैलकुलेशन तो हो जाएगा सीधा BIL sin थीटा से, करेक्ट है ना? राइट, BIL sin थीटा में B तो चारों केसेस में सेम है, करंट वही है, लेंथ वही है, तो फोर्स सीधा sin थीटा के भरोसे है। अब आप देखो इस वाले केस में ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ के बीच में यहां पे थीटा एंगल आ रहा है। इस वाले केस में अपन देखें तो यहां थीटा, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में यहां थीटा 90 हो जाएगा। इस केस में लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड 0 डिग्री एंगल पे है, और यहां पे आपका लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड अगेन 90 डिग्री एंगल पे आ गए, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और वायर ऐसे रख दिया। तो जिसमें 90 डिग्री आ रहा है ना, साइन 90 अपना मैक्सिमम होता है 1, तो जिसमें 90 डिग्री आ रहा है मतलब B और D, उसमें तो फोर्स मैक्सिमम है और इक्वल है। B और D मैक्सिमम फोर्स है और इक्वल है। फिर उसके बाद 0 डिग्री वाले केस में साइन 0, जब 0 डिग्री वाला सिचुएशन है, वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही रख दिया है, तो 0 डिग्री एंगल पे है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, तो साइन 0 के कारण 0 हो जाएगा। तो इस केस में तो कोई फोर्स नहीं है, है ना? ये वाले केस में तो आपका फोर्स ही 0 हो गया।
तो बी और डी में मैक्सिमम है और इक्वल है, फिर ए आएगा कुछ थीटा 30 45 कुछ एंगल दिख रहा है उस टाइप का तो आ जाएगा, और फिर लास्ट में सी आ रहा है. सो बेसिकली गाइज एफ ए बी इज इक्वल टू एफ डी, फिर उसके बाद ए आ रहा है और फिर लास्ट में आपका सी आ रहा है. तो बी डी ए सी, बी डी इक्वल, फिर ए और सी इक्वल, ये ए और सी ये ऑर्डर, ये आ जाएगा आपका आंसर, है ना. तो ये अपना स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्म फील्ड, उस तरह के मैटर्स जो हैं वो अपन ने रैप अप किए गाइज. ये एक सेक्शन, ये एक सेगमेंट अपना ओवरऑल फिनिश हुआ. ठीक है, अब इसमें फर्दर इसका क्या एनालिसिस है, इसको और किस तरह से अप्लाई करना होगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और आने वाला है, दैट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स. ऐसे पैरेलल वायर्स रखें तो एक दूसरे पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर का एजेंडा होगा, वो फिनिश करेंगे. वो फिनिश करके फिर और कुछ मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स देखने हैं, ये वायर वाली सिचुएशन पे बेस कुछ और मिक्स्ड न्यूमेरिकल्स देखने हैं, वो खत्म करेंगे. एंड देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट सेगमेंट विल बी अबाउट टॉर्क, द टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप. ये धीरे धीरे वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर. ये वायर के बाद वो टॉर्क वाला मैटर है, फिर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट वाली कहानी है और एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. ये अपने एंडिंग की तरफ अपन बढ़ रहे हैं. सो गाइज जो भी एग्जाम्पल्स आज अपन ने किए हैं, केयरफुली एक बार सारे एग्जाम्पल्स को लिखकर खुद से दोबारा सॉल्व करो. फॉर्मूलाज जो सीखे हैं उनको समराइज करके एक बार ढंग से ध्यान रखो, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसी का एक और एस्पेक्ट, इसी का एक और थॉट प्रोसेस जो इसमें सीखना है वो अपन सीखने वाले हैं, और फिर उसके बाद टॉर्क वाले मैटर्स पे चलेंगे. राइट, इसका प्रैक्टिस शीट, इसके फॉर्मूलाज सब गो थ्रू करके मेक श्योर यू एंड द लेक्चर पॉजिटिवली, कंप्लीट करो, और फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करते हैं. ऑलराइट, चलो सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.